ज़िंदगी जंग है, हर कोई अपनी जंग लड़ रहा है। कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, कोई गिर रहा है, कोई उठ रहा है। चलते रहिए, कुछ न कुछ यकीनन आपके हिस्से में आएगा। सामाजिक विज्ञान की कक्षा 7 की पुस्तक चल रही है। 19वां अध्याय चल रहा राजस्थान एवं दिल्ली सल्तनत, जिसका एक पार्ट हमने कल देखा और आज है दूसरा पार्ट। इत्मीनान से सुनिए, फैक्ट टू फैक्ट चीज़ें आपके सामने आएगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन को दबा लें ताकि वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले रावल रतन सिंह की। 1302 में रावल रतन सिंह मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में सिंहासन पर बैठते हैं। ठीक है, 1302 में एक वर्ष के भीतर ही अलाउद्दीन खिलजी है जो चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी यूँ कहें कि अपने समय आसपास जो भी था उन सारों पे अटैक करता है। उसकी जो साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा है बहुत प्रबल थी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से रवाना होता है। चित्तौड़ के समीप गंभीरी और बेड़च जो नदियां हैं उनके किनारों पर अपना सैनिक शिविर जो स्थापित करता है। आसानी से वो चित्तौड़ को जीत नहीं पाता है। चित्तौड़ पर 8 महीने के घेरे के बाद भी अलाउद्दीन को कोई सफलता नहीं मिलती। फिर इन्होंने क्या किया, जितने भी ये शासक हुए हैं बाद में छल प्रपंच करके ही इन्होंने जीत हासिल की है। तो संधि वार्ता के लिए रतन सिंह को बुलाते हैं और बातचीत करते करते अपने पड़ाव तक वो ले जाता है रतन सिंह को खिलजी, और उसे फिर क्या कर लेता है, धोखे से कैद कर लेता है, छल कपट से। बाद में जो गोरा और बादल जो इसके सेना नायक हैं रतन सिंह के, उनके सहयोग से, उनके प्रयासों से अलाउद्दीन की कैद से वो मुक्त होता है। फिर क्या होता है साहब, मुक्त होने के बाद में युद्ध है जो अवश्यंभावी हो जाता है कि अब तो युद्ध होने ज़रूरी हो गया। तो राजपूत सरदारों ने तो केसरी वस्त्र धारण किया और किले के द्वार खोल दिए। रावल रतन सिंह तथा उसके जो सेनापति गोरा और बादल वीरतापूर्वक लड़े, वीरगति को प्राप्त हुए, और उधर महल के अंदर रानी पद्मिनी ने विशाल संख्या में अंदर है जो जौहर किया। और ये चित्तौड़ का पहला जौहर था साहब, चित्तौड़ का पहला जौहर ये था। ठीक है, अब बात करते हैं हम कान्हड़ देव की। कान्हड़ देव के विषय में बात करते हैं कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में कौन सा स्थित है क्षेत्र, जालौर ये ज़िला स्थित है। और जालौर पर ज़्यादातर है जो चौहानों का क्या हुआ था, शासन रहा था, चौहान वंश ये राजाओं का। आगे हम देखते हैं 1305 में, 1305 के अंदर कान्हड़ देव है जो जालौर का क्या बनता है, शासक बनता है। 1305 के अंदर कान्हड़ देव जालौर का शासक बनता है। यह भी साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा से, सामरिक स्थिति की वजह से ये जो जालौर क्षेत्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। और वहीं फिर अलाउद्दीन खिलजी कि इसको भी मैं हड़प लूँ, जालौर को जीतना चाहता है। अलाउद्दीन जैसे कि पहले बताया मैंने आपको, सोमनाथ जो मंदिर था उसको तोड़फोड़ करने के बाद में गुजरात विजय के लिए उलूग खां और नुसरत खां, ज़्यादातर अभियानों में इनको भेजा अलाउद्दीन ने। विशाल सेना लेकर भेजता है, और सेना लेकर भेजता है तो आपको मालूम होगा जो गुजरात जाने का सीधा मार्ग वो जालौर होकर गुजरता है। गुजरात विजय के लिए उलूग खां और नुसरत खां को भेजता है, लेकिन जो गुजरात जाने का सीधा मार्ग वो जालौर होकर गुजरता है। तो अलाउद्दीन ने अपनी सेना को जालौर होकर गुजरने के लिए अनुमति मांगी। अलाउद्दीन ने कहा जालौर के शासक से कि भाई हम वहाँ जा रहे हैं तो अनुमति दो, लेकिन कान्हड़ देव ने उसको क्या कर दिया, मना कर दिया, ठुकरा दिया कि भाई नहीं जाने देंगे। सुल्तान की सेना मेवाड़ होकर निकल गई। इस सेना ने मार्ग में पड़ने वाले गाँवों को क्या किया, लूटा साहब। फिर मना करने के बाद में उधर से निकला तो लूटता हुआ गया ये। तो गुजरात में काठियावाड़ को जीता, फिर सोमनाथ के मंदिर को लूटा, वहाँ के शिवलिंग को तोड़ा साहब,
और इस तबाही और पवित्र स्थलों के ध्वंस से कानड़ देव काफ़ी क्रोधित हुआ और उसने सुल्तान को सबक सिखाने के क्या कर लिया साहब, निर्णय कर लिया कि अब तो ये सुल्तान का है जो अलाउद्दीन के ये सैनिक वगैरह, अलाउद्दीन को हम सबक सिखा के रहेंगे। कानड़ देव ने गुजरात में तबाही मचाकर लौट रही सुल्तान की सेना पर भीषण आक्रमण कर दिया। जब सुल्तान की सेना वापस लौट रही थी गुजरात से, ठीक है, तो लौटते वक्त रास्ते के अंदर कानड़ देव ने क्या कर दिया, यहाँ पर अटैक कर दिया उस सेना पर। और जो लूटा सामान था, जो गुजरात से लूट कर लाए थे सुल्तान की सेना ने, वो कानड़ देव ने उनसे छीन लिया। सुल्तान ने जालौर को जीतने के लिए अपने सेनापतियों को और सेना लेकर भेजा। ऐसे ही एक संघर्ष में कानड़ देव का युवा पुत्र वीरमदेव, क्या नाम था, कानड़ देव के युवा जो पुत्र था उसका क्या नाम था, वीरमदेव, वो क्या साहब मारा गया। और अंततः 1308 में अलाउद्दीन ने एक विशाल सेना को जालौर पर अधिकार करने के लिए दिल्ली से रवाना किया। अब बात आती है साहब 1308 में आगे क्या होता है, क्या प्रकरण चलता है। 1308 में जालौर के प्रवेश द्वार सिवाना पर मुस्लिम सेना ने आक्रमण किया। कहाँ पर किया, सिवाना पर, जो जालौर का प्रवेश द्वार है, पर उसे सफलता नहीं मिली। बाद में देशद्रोहियों की मदद से, वही इनको सीधे सीधे जीत नहीं पाते तो वे छल प्रपंच करते हैं, तो छल कपट द्वारा खिलजी की सेना सिवाना के दुर्ग को जीत लिया। और इस पर कानड़ देव ने सभी राजपूत सरदारों से आह्वान किया कि आओ। फलतः जगह जगह जो खिलजी सेना के प्रहार होने लगे। मेड़ता के पास मलकाना में राजपूत सैनिक सुल्तान की सेना पर टूट पड़े। सेनापति शम्स खां को उसकी पत्नी सहित बंदी बना लिया। सेनापति शम्स खां और उसकी पत्नी को बंदी बना लिया। ये समाचार जब सुल्तान खां के पास पहुंचा, सुल्तान के पास में, तो वह स्वयं एक विशाल सेना लेकर जालौर के लिए चल पड़ा। जालौर पहुंचकर सुल्तान ने दुर्ग पर घेरा डाल दिया साहब। इधर जालौर में आकर कानड़ देव ने अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ शत्रु का मुकाबला किया, लेकिन लंबे घेरे के बाद में, वही है इनका घेरा है जो लंबा चलता है, काफ़ी टाइम तक 5-10 महीने रहते हैं, जीत नहीं पाते तो फिर वो छल प्रपंच करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, रसद सामग्री है जो किले के अंदर ख़त्म होने लगी, कमज़ोर स्थिति होने लगी। सुल्तान की सेना की स्थिति मजबूत होती गई, इधर अंदर रसद सामग्री खत्म हो गई तो बाहर किया बस जब ख़त्म हो जाएगी तब हम अटैक करेंगे। और ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में एक कांड ये हो गया, एक दहिया सरदार, जालौर के पर युद्ध के समय अलाउद्दीन खिलजी की मदद करने वाला एक क्या था, दहिया सरदार। इसने क्या किया, विश्वासघात कर लिया कानड़ देव से और राज्य पाने के लालच में खिलजी की सेना को एक गुप्त दरवाजे से क्या करवा दिया, किले में क्या करवा दिया, प्रवेश करवा दिया साहब, गुप्त तरीके से। फिर मामला बिगड़ गया। इस विश्वासघात का जैसे ही पता चला तो राजद्रोही पति को उसकी पत्नी ने तलवार से टुकड़े टुकड़े कर मार दिया। दैया को उसकी पत्नी ने जैसे पता चला कि तुमने देश को बेच दिया तो फिर मार दिया। दुर्ग में आसानी से पहुंची खिलजी की पहुंच गई सेना। कानड़ देव ने राजपूती सेना सरदारों के साथ में वीरतापूर्वक मुकाबला किया किंतु जीत नहीं सका और वीरगति को प्राप्त हुआ। कानड़ देव देखा जाए तो सूरवीर योद्धा था, देशभक्त और स्वाभिमानी शासक रहा वो। अब हम कानड़ देव के बाद में बात करते हैं महाराव शेखा की। तो राव शेखा 15वीं शताब्दी का एक अद्वितीय व्यक्तित्व है। जन्म की बात करें तो 1433 के में हुआ था। ये जो महाराव शेखा थे ये आमेर शासक चंद्रसेन शेखा के बड़े भाई थे। उन्हें शेखा का स्वतंत्र राज्य मान्य नहीं था और उसको किसी प्रकार आमेर की अधीनता में लाने के लिए प्रयासरत थे। राव शेखा जो है क्या था, स्वाभिमानी व्यक्ति था, को आमेर की अधीनता स्वीकार नहीं थी। अतः इन दोनों भाइयों के बीच में क्या हुआ, 1 दशक तक युद्ध होता रहा और अंत में 1471 में युद्ध हुआ। उसमें शेखा की क्या हुई, विजय हुई। इसलिए चंद्रसेन को शेखा को एक स्वतंत्र शासक स्वीकार करना पड़ा आखिर के अंदर। और देखते देखते शेखा के जो क्षेत्र था उसके गांवों की संख्या है, जो राज्य के गांवों की संख्या 360 तक
पहुंच गई। ये सेका के विषय में वर्णन है। और आखिर में नारी के सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए अपने जीवन का सन 1488 के अंदर उत्सर्ग कर दिया। जहाँ इनकी मृत्यु हुई वहाँ उनकी यादगार में एक छतरी भी बनी हुई है। इसके बाद में हम बात करते हैं महाराणा कुंभा की। इन सभी शासकों के विषय में हम आगे की जो कक्षाएं होगी, आगे के जो अध्याय होंगे, उनके अंदर भी विस्तार से पढ़ेंगे। महाराणा कुंभा के शासनकाल की जो जानकारी है वो एकलिंग, मातम्य, रसिक प्रिया, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, इन सबसे मिलती है। 1433 ईस्वी में 1433 ईस्वी के अंदर ये कुंभा है जो गद्दी पर बैठता है। अपने शासनकाल के प्रारंभ में स्थानीय और पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपनी शक्ति को बढ़ाता है। महाराणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में, ध्यान से सुनिएगा, महाराणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को भीषण आक्रमण किया और उसको हराया। और इन दोनों के सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ था सारंगपुर के पास, ठीक है, 1437 में। और इस युद्ध में महमूद खिलजी की सेना को परास्त होकर भागना पड़ा। और इस भागती सेना का कुंभा ने मांडू तक पीछा किया और महमूद को बंदी बना लिया। लेकिन 6 माह चित्तौड़ में रखने के बाद महमूद को क्या छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। और मुक्त होकर महमूद ने बार बार कुंभा के विरुद्ध क्या किए, युद्ध किए, मगर वह कभी भी सफल नहीं हुआ। इसके बाद कुंभा ने गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन और नागौर के शासक शम्स खां की संयुक्त सेना को तथा मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना को भी हराया और अपने समय का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है जो बन गया। कुंभा एक पराक्रमी योद्धा और कुशल राजनीतिज्ञ ही नहीं था, वरन वह साहित्य व कला का महान संरक्षक भी था। महाराणा कुंभा का जो काल है वो भारतीय कला के इतिहास में स्वर्णिम काल कहा जा सकता है। मेवाड़ में स्थित 84 किलों में से 32 दुर्गों का निर्माण है जो कुंभा द्वारा करवाया गया। इनमें कुंभलगढ़ का दुर्ग विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो कि अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। दुर्ग के चारों ओर विशाल प्राचीर है, जिसे चीन की दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार माना जाता है। इसे बुर्जियों द्वारा सुरक्षित किया गया था। और महाराणा कुंभा का 1468 ईस्वी में क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो साथियों, ये था अपना राजस्थान व दिल्ली सल्तनत जो 19वां अध्याय, उसका पार्ट 2। इस तरीके से ये समाप्त होता है। लाइक कर दें, शेयर कर दें, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।